गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज क्लास 10th साइंस फिजिक्स में 10th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात हमने कैसे मानी थी? क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा होती है। ये बात हम कैसे जानेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जिस वस्तु में कोई ऊर्जा होती है तो वो कोई कार्य कर सकती है, और प्रकाश में ये बात है। क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऊष्मा को ले लेती है। और या हम कोई पानी रख दें धूप में तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें ऊर्जा एक और इसमें एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब धूप किसी मेटल पर पड़ती है, किसी धातु पर पड़ती है, तो वहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकती है। और सोलर प्लेट या सोलर सेल में जब ये पड़ती है तो वहाँ से भी बिजली ये बना देती है। तो प्रकाश में ऊर्जा तो है, तो प्रकाश में ऊर्जा है, और प्रकाश में इसी ऊर्जा के कारण हम लोग देख पाते हैं। ये बात हम लोगों ने उस दिन पढ़ ली थी। उसके बाद और हमने पढ़ा था कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश हमेशा सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यदि कहीं पर वो किसी पृष्ठ से या चिकने पृष्ठ से टकरा जाए तो मुड़ जाता है, लेकिन मुड़ के जब चलता है तो फिर सीधा चलता है। इसी प्रकार जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ मुड़ जाता है, लेकिन मुड़ने के बाद जब चलता है तो सीधा चलता है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बात आती है कि ये कैसे माने कि वैद्युत चुंबकीय तरंग है? क्योंकि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक रूप है। क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? वे तरंगें जिनको चलने के लिए या संचरण के लिए किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिना माध्यम के चली जाती हैं। तो समझ लो ऐसी तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो हम लोग 2 तरंगों से खूब वाकिफ हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। हम लोग इसको भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। वैद्युत तरंगें वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगें, जो ध्वनि तरंगें हम जो बोल रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, तो ये ध्वनि जब ही यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाती है, जब इसको माध्यम चाहिए, जैसे कि हवा का माध्यम है तो हवा के द्वारा आपके पास आवाज़ हमारी पहुँच रही है। और दूसरी बात, ये हवा के द्वारा पहुंच रही है। अगर जो हम इसको निर्वातित कर दें, हम जहां से बोल रहे हैं, जिस कमरे में बोल रहे हैं, उस कमरे में बिल्कुल वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम ना हो, तो हमारी आवाज़ मेरे पास तक रहेगी, कहीं भी नहीं चल के जाएगी। तो ये हो गया यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों में ध्वनि तरंगें हो गई। फिर है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तभी तो ये सूर्य का प्रकाश है, वहाँ इतनी दूर सूर्य है, वहाँ से चला आता है बिना माध्यम के। केवल पृथ्वी के आसपास माध्यम है और बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, सीधा चला आता है, कोई बिना टेंशन के। तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में और भी गुण हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में या आगे की तरफ पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। यहाँ क्लास 10th के हिसाब से हम अभी चल रहे हैं। तो ये हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। और हमने आपको कल बताया था कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.28
सेकंड का समय लगता है। और आज हम लोग सीखते हैं दर्पण। दर्पण के प्रकार। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आपके गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा रोज देखते हैं, ये समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण ये गोलीय होता है, किसी कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, एक तरफ इस पर पॉलिश कर दी जाती है। अवतल दर्पण इस तरीके का होता है, इसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है, इसमें अंदर की तरफ होती है, इसमें किसी एक तरफ कर दो। इसमें परावर्तक पृष्ठ इधर वाला ये रहता है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ, और इसमें ये इधर वाला है परावर्तक पृष्ठ, और इसमें ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ से ही प्रकाश जाके टकराता है और वापस लौट के आता है उसी माध्यम में। इन्हीं को हम लोग दर्पण कहते हैं। और दर्पण को बनाने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले एक समतल दर्पण लिया जाता है, अगर जो समतल दर्पण बनाना है। और गोलीय दर्पण बनाने हैं तो इस तरीके से कांच का एक खोखला गोला लिया जाता है, उसको काटा जाता है। काटने के बाद यदि आपने दर्पण की एक तरफ कलई कर दी है, कलई से पहले आपको इस पर चांदी की पॉलिश करनी पड़ती है। चांदी की पॉलिश करने के बाद ऊपर से ये चांदी की पॉलिश छूट ना जाए तो हम लोग कोई पेंट कर देते हैं, लाल हरे नीले पीले किसी भी कलर का कर दो, ये पेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से दर्पण बनके हमारे तैयार हो जाते हैं। और एक तरफ बिल्कुल सादा सिंपल रहता है, जिस पे प्रकाश आता है, टकरा के लौट आता है। तो समतल दर्पण से संबंधित हमने आपको कुछ तथ्य बताए थे। पहला तथ्य हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और आभासी का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब बनते समय जो किरणें प्रकाश की चल रही होंगी वो उस समतल दर्पण में टकराने के बाद दोबारा जो है मिलेंगी नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी। जैसे हम देख सकते हैं, ये एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने ये कोई एक वस्तु रखी है, तो कोई किरण यहाँ से चलेगी। चलने के बाद यदि कोई किरण इस पर लंबवत आपतित हो रही है तो वो लंबवत ही वापस चली आएगी, उसी साइड पे वापस आएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पड़ रही है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है कि ये अवलंब पे ही पड़ रही है, तो अवलंब पे ही वापस लौट आएगी। और एक किरण हमने डाली इस तरीके से, और ये कुछ कोण बनाते हुए डाली हमने। तो जितने कोण पे हमने डाली, जैसे कि 30 अंश पे मान लीजिए हमने डाल दी, तो ये किरण जाने के बाद, टकराने के बाद 30 अंश पे ही वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, लौट आएगी, ये वापस आ रही है। अब देखिए, ये वाली किरण यहाँ से गई थी और इसी पे वापस होके इस तरीके चली जा रही है। यहाँ वाली गई तो वो इधर की ओर मुड़ गई। तो वास्तव में तो ये किरण इधर चली जा रही है, चली जा रही है, ये कभी मिलेंगी नहीं, इधर तो मिलेंगी नहीं। तो हमें आभास क्या होगा कि वो किरण यहाँ कहीं से आ रही है। हमें आभास ऐसा हो रहा होगा कि वो किरण यहाँ कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से। यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो सब टकरा टकरा के सब यहाँ मिलती रहेंगी। यहाँ से जो चलेंगी तो वो यहाँ इसके नीचे मिलेंगी, यहाँ से जो चलेंगी वो यहाँ मिलेंगी। तो इसी तरीके से आपका ये जो जितना बड़ा ये प्रतिबिंब है, ठीक उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब बन रहे हैं। वस्तु जैसी रखी है ठीक उतनी दूरी पर, जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये 10 मीटर पे वस्तु रखी हुई है, तो दर्पण के ठीक पीछे, दर्पण के पीछे 10 मीटर पे उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये होते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, अभी हम लोग इस अवतल दर्पण में सीखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं। उनमें यही वाली किरणें जा रही होंगी, जाने के बाद वास्तव में कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी, और इसमें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वो गई इस पर लौट आई, ये वाली इस पर लौट आई, और हमें ऐसा लग रहा है वो यहाँ से आ रही हैं। तभी हम लोग दर्पण से जितना पीछे पीछे बढ़ते जाते हैं, ये
प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बढ़ते चले जाता है। हम दर्पण के आगे आते हैं, ऐसे आगे को बढ़ रहे होते हैं, तो ये प्रतिबिंब भी आगे को बढ़ते रहते हैं। तो ये हो गए आपके समतल दर्पण। और समतल दर्पण से संबंधित और भी हमने कुछ विशेष पॉइंट बताए थे कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो 2 थीटा कोण से डबल घूम जाता है। और यदि हम 20 मीटर पर सेकंड से समतल दर्पण की ओर दौड़ रहे हों तो प्रतिबिंब 20 दूनी 40 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आ रहा होगा। और इसमें बताया था सर कैसे संख्या निकालते हैं, सर की काउंटिंग, वो भी देख लो। यदि किसी आप सैलून में जाएं या फिर किसी नाई की दुकान पे जाएं तो आपने देखा होगा कि 2 दर्पण आमने सामने कुछ कोण पर झुके हुए रखे रहते हैं और इसी में बीच में कोई व्यक्ति बैठ जाता है। इसी के बीच में कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके सर की काउंटिंग हमें करनी है कि उसके या प्रतिबिंब की काउंटिंग करनी है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये कोण के हिसाब से बनते हैं, इनको पीछे बढ़ाओ और ये कोण चेक करो कि कोण कितना अंश है। ये थीटा से कितने कोण पे झुका दिए हैं उस हिसाब से बनेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है संख्या बराबर 360/थीटा, ये फार्मूला होता है। और देख लो अगर संख्या सम आ रही है, सम, तो 1 माइनस कर दो, और विषम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है विषम में। या पूर्ण संख्या आ जाए, विषम होनी चाहिए, पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोण 90 का बन रहा है, 90 अंश पे आपने रख दिए हैं, तो देखते हैं कि कितनी संख्या निकल के आएगी। 4, यहाँ पर 4 निकल रहे हैं, ये सम संख्या है, इसमें से एक कम कर दो तो 3। आपको 3 प्रतिबिंब या 3 सर या 3 हेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर बैठ के आप 3 सर्गों को देख सकते हैं, अपने 3 बार प्रतिबिंब बन रहा होगा। और कोई एक कोण बना के देख लेते हैं, चलो 50 बनाते हैं। मान लीजिए आपने ये 50 अंश पे रख दिए, तब देखिए क्या होता है। तो आपका 7 सही 1/5 आंसर आएगा। इसमें ये पूर्ण संख्या देखी जाती है, यहाँ पर ये 7, आपको 7 सर दिखाई देंगे या 7 बार प्रतिबिंब बनेगा। ये विषम संख्या देखी जाती है, विषम हो तो भी चलेगा और सम है तो 1 माइनस कर देते हैं। और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये 1/5 है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो इसमें 7 प्रतिबिंब आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ चलते हैं। तो गोलीय दर्पण में हमने बताया था कि ये किसी कांच का ये खोखला गोला होता है, उस खोखले गोले को काट के ये दर्पण बनाए जाते हैं। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे नंबर 1 परिभाषा देख लें, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, इसकी परिभाषा इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, गोल है, दर्पण भी है। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया गया था, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया था, उस खोखले गोले का केंद्र ही उस दर्पण का या उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक परिभाषा क्लियर हो गई। यदि आप लोग लिखना चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं, हम बोले दे रहे हैं, या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। हम नेक्स्ट परिभाषा को बता रहे हैं। दूसरी है ध्रुव या पोल। दूसरी है पोल, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का या उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी परिभाषा देख लेते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष की परिभाषा देख लेते हैं। किसी दर्पण के
या किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 4, फोकस। नंबर 4 पे हम लोग फोकस पे चर्चा कर लेते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। एक और दूसरे तरीके से भी इसकी परिभाषा बनेगी, वो हम अभी आगे बताएंगे। इस फोकस की एक और परिभाषा होती है, वो हम अभी अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया था, उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया था, उस खोखले गोले की त्रिज्या उस दर्पण की या उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक परिभाषा और छूट रही है तुम्हारी, फोकस तल की। फोकल प्लेन। फोकस तल किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाले तल को, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। एक बार दूसरे शब्दों में भी देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण के फोकस से जाने वाले लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये वाली इनकी परिभाषाएं सीखी। अभी एक इसमें और परिभाषा रह गई है, वो भी देख लेते हैं। द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक गोलीय दर्पण की अधिकतम दूरी को, गोलीय दर्पण की इस अधिकतम दूरी को हम लोग उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इस तरीके से ये दर्पणों की परिभाषाएं हो गई। जैसे कि ये गोलीय दर्पण में अवतल के लिए भी यही सब रहेंगी, और उत्तल है तो उस उत्तल के लिए भी यही परिभाषाएं रहेंगी। फोकस दूरी की परिभाषा और रह गई। फोकस दूरी एक बार और देख लेते हैं, तब प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से लेकर फोकस तक की दूरी को, किसी दर्पण के ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किसी दर्पण के या किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से फोकस F तक की दूरी को या इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक फार्मूला और हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। ये हमने अभी R देखा था, ये R है। F व कैपिटल R में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पता करने जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर कैपिटल R/2। ये फार्मूला होता है। तो
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को या वक्रता त्रिज्या के आधे को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं या उस फोकस दूरी के बराबर होती है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस दूरी कहते हैं, R बराबर 2f। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के दोगुना, फोकस दूरी का दोगुना उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो हम लोग पहले अवतल दर्पण वाले देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले हम लोग नियम सीख लेते हैं कि इनमें कौन से नियम लगते हैं जिनसे प्रतिबिंब बन जाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों को समझना पड़ेगा। कम से कम 2 किरणें ऐसी होनी चाहिए कि जो आपतित हो रही हो, आपतित होने के बाद परावर्तित होकर कहीं मिल रही हो, तभी प्रतिबिंब संभव है। तो देख लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके ठीक बीच में फोकस F हो जाएगा। अब यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उस दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर के निकल जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के, ये वाला मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, समांतर का अर्थ है कि यहाँ से इस मुख्य अक्ष से इस वाली किरण की दूरी कहीं भी आप नाप लो, इस समय बराबर मिलेगी। एक किरण आप इधर से भी कहीं से चला सकते हैं, ये भी समांतर आ रही है, तो टकराने के बाद फोकस से होकर निकल गई। तो पहला तो नियम यही हो गया कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी किरणें कहाँ मिलती हैं? फोकस बिंदु पर मिलती हैं। इसका दूसरा नियम सीख लेते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से चल रही है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से चल रही है, फोकस से होके जा रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस F से होकर जा रही है तो वो गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक अपोजिट है, पहले वाले में ये था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी इसकी बात थी कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जाती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम देख लीजिए। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो उस गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो उस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यहाँ से भी देख सकते हो, यदि किरण यहाँ से जा रही है तो इस पर परावर्तित होने के पश्चात टकराने के बाद यहीं से वापस लौट आएगी। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष पे जा रही है तो भी वक्रता केंद्र से ही होके जा रही है, तो यहाँ पे भी टकराने के पश्चात इसी मार्ग पे वापस आएगी। ये केवल आप लोग 3 नियम ही याद कर लें तो कैसा भी प्रतिबिंब हो दर्पण से संबंधित आप सब बना लेंगे। तो अवतल दर्पण में हम लोग नंबर 1 सीख रहे हैं, जब वस्तु कहाँ रखी हो। पहली स्थिति देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी हो गई। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसका अर्थ ये हो गया कि वस्तु
या बिंब अनंत पर स्थित होने का अर्थ है कि वो इतनी दूर होना चाहिए कि वहाँ से जो किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर खैर कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूर कंपलसरी है कि यदि कोई प्रकाश किरणें आपस में समांतर आ रही हैं, यदि कोई प्रकाश किरणें आपस में समांतर आ रही हैं तो समझ लीजिए वो अनंत से ही आ रही हैं। क्यों? अनंत वो दूरी मानी जाती है जहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में समांतर हों। तो देख लीजिए कि कोई वस्तु या बिंब इस तरीके से रखा हुआ है, कोई बिंब इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ से किरणें आपस में समांतर चलेंगी। ये देखो समांतर किरणें आपस में जा रही हैं, दो किरणें गई आपस में समांतर होकर के। और समांतर वाला अभी आपको नियम बताया था कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उस दर्पण पे परावर्तित होने के बाद फोकस होकर निकल जाती हैं। यहाँ वाली भी गई, ये वाली इस फोकस से जाएगी, तो ये आपस में फोकस पे मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब देखिए हमारा कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, एक तो ये उल्टा बनेगा। देखिए इधर वाली किरण इधर मुड़ रही है और इधर वाली इधर मुड़ रही है। प्रतिबिंब एक तो उल्टा होगा और ये किरणें परावर्तित होने के बाद वास्तव में मिल रही हैं तो ये रियल इमेज बनाएंगी, वास्तविक इमेज बनाएंगी। और यदि ये मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी तो वहाँ वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब बनता। यहाँ पर उल्टा बनेगा और वास्तविक, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु इतनी बड़ी है उसके तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। तो उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया और बिंदु के आकार का हो गया। उसके बाद हम इसी चित्र को दूसरे तरफ से भी बना सकते हैं, दूसरे वे से भी देख सकते हैं। वक्रता केंद्र फोकस F हो गया। हमें अनंत पे वस्तु रखनी है लेकिन चित्र हम लोग दूसरे तरीके से बना रहे हैं, तो हमने वस्तु इस तरीके से रख दी। अब ये वस्तु अनंत पर है लेकिन ये बहुत दूर है और यहाँ वाली वस्तु बहुत पास में थी और किरणें वहाँ से समांतर चल रही थी। समांतर यहाँ पे ही चलेंगी लेकिन यहाँ में वहाँ में थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, आपस में तो समांतर होंगी, समांतर तो होनी चाहिए तभी तो अनंत पे माना जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी। तो देख लीजिए यहाँ से दो किरणें इस प्रकार चलानी है, लेकिन वैसे तो यहाँ से हज़ारों किरणें चलेंगी, परावर्तित होकर आएंगी, यहाँ से भी हज़ारों चल रही होंगी। देखिए यहाँ से भी चल रही थी कोई किरण, यहाँ से भी जा रही होगी वो भी यहीं मिलेगी, यहाँ से कोई चल रही होगी वो भी ऐसे वहीं मिलेगी। बहुत सी किरणें, लाखों किरणें चल रही हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने और समझने के लिए केवल दो किरणें ही आवश्यक हैं। यहाँ से भी हम कोई दो किरणें ऐसी चलाएंगे जिनका हमें नियम पता है। एक किरण इस प्रकार चलाइए कि फोकस से होके जा रही हो और दूसरी किरण ऐसे चला लीजिए कि वो वक्रता केंद्र से जा रही हो। क्यों? हमें इनके दोनों नियम पता हैं। हमें नियम पता है, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होके जाती है तो दर्पण पर परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम अभी हमने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब समस्या ये आई कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा होता क्यों है, वो भी समझते चलें। प्रतिबिंब तो बन ही रहा है। देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था परावर्तन के नियम। ये आपतन बिंदु था, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आके टकरा रही थी, ये अविलंब था। जितने कोण पे आती है ठीक उतने ही कोण पे वापस चली जाती है, ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार ये वाली किरण आ रही है और यहाँ पे पड़ी तो ठीक है, अविलंब भी यहीं पे है, इसका अविलंब यहीं पर है। तो जब अविलंब यहीं पर है तो उसमें जीरो कोण पे आ रही है। कोई किरण इसी अविलंब पे ही आए तो उसको मुड़ने की कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, तो वो इसी रास्ते पे आ रही है, इसी पर ही वापस चली जाएगी। तो इसीलिए ऐसा हुआ था कि जो किरण
वक्रता केंद्र से जा रही थी तो वो अविलंब के साथ 0 कोण बना रही थी, इसीलिए इसी पे ही वापस हो जाती है। और जो दूसरी वाली जो किरण है फोकस से जो जा रही थी तो उसके लिए अविलंब ये वाला होगा, उसके लिए अविलंब ये होगा, ये वाला। तो देखिए ये वाली किरण जितने अंश पे पड़ रही है ठीक उतने ही अंश पे ये वापस हो रही है। जैसे कि यहाँ 30 पे पड़ रही, 30 पे वापस, 40 पे पड़ रही होती तो 40 पे वापस। यहाँ पर जितने कोण पे पड़ रही होगी ठीक उतने ही कोण से निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों किरणें, ये वाली परावर्तित होने के बाद इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और ये वाली किरण परावर्तित होने के बाद वापस लौट गई, लेकिन दोनों का मिलन इस जगह पर हो रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं तो वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ पर भी बना, थोड़ा सा अंतर है बस। इसकी भी प्रकृति वास्तविक है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। और ये भी देख लेते हैं, दर्पण के आगे बना पीछे, तो दर्पण के सामने बना। कहाँ बना? दर्पण के सामने। अच्छा, इसमें भी दर्पण के सामने। अच्छा, दर्पण के पीछे कब लिखेंगे? जैसे ये दर्पण है और प्रतिबिंब हमारा इसके दर्पण के सामने ना बनने के बजाय इधर कहीं पीछे बनता तो हम लोग लिखते कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। यहाँ पर भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बना, यहाँ पर भी पीछे नहीं बना। यहाँ पर हमें उल्टा देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वस्तु ऊपर मुँह करके रखी हुई है, या ये वाली पेन इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है और इसमें ऐसे उल्टी दिखाई दे रही है, तो तभी तो लिखा प्रतिबिंब उल्टा बना है। यहाँ पर भी उल्टा बन रहा है, लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। वास्तविक इसलिए क्योंकि किरणें जा रही थी दर्पण पे पड़ने के बाद आपस में इस जगह पर वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक है, रियल इमेज है। छोटा इसलिए क्योंकि ये वस्तु अभी तो हमने आपको यहीं पर दिखाई, यही वस्तु इधर कहीं होगी, बहुत दूर, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, वहाँ से ये किरणें आ रही हैं। हमने समझाने के लिए यहीं पर अनंत रख दिया है, अनंत को समझाने के लिए ये वस्तु तो बहुत दूर रखी है, हमने यहाँ पर डैश डैश इसीलिए कर दिया, ये भी डैश डैश है, बहुत दूर रखी हुई बहुत बड़ी वस्तु है, तब इतना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें वस्तु बहुत पास मानी जाती है, जब आपस में क्या उसके जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा दूर वस्तु नहीं होती है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ये बहुत बड़ी वस्तु है इसलिए इसका प्रतिबिंब तो बना, लेकिन वो भी बहुत छोटा बना वस्तु की तुलना में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रतिबिंब बनने के नियम सीखे दर्पण में। अब कुछ हम आपको होमवर्क और दे रहे हैं, यदि आप ये होमवर्क कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो तैयार रहें, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको बनाना और सिखाएंगे। जैसे कि आपको होमवर्क में करना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ये तो हमने ही करवा दिया है, अब इसमें कहाँ कहाँ पे वस्तु रखी हो सकती है। अभी तो अनंत पे थी, इसको धीरे धीरे हम लोग पास लाते रहेंगे। नेक्स्ट इसका आप फिगर बनाएंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, होमवर्क है ये। फिर ऐसे और थोड़ा वस्तु पास ले आएंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो, दूसरा हो गया होमवर्क। तीसरा होमवर्क हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच स्थित हो, 3 हो गए होमवर्क। चौथा हो गया जब वस्तु आपकी फोकस पर ही स्थित हो, और 5वां हो गया जब वस्तु फोकस और ध्रुव पी के बीच स्थित हो। तो इस तरीके से ये 5 फिगर आपको घर से बना के लाने, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है आपने बनाए या नहीं बनाए, और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।